नई दिल्ली में आज 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। विधायी कामकाज के साथ ही अन्य प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, ठंड बढ़ने की है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कहा, इजरायल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी और मजबूत की। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। धनतेरस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होगा। दोनों ही देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री इस वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच आपसी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी, तो तमाम सेक्टर में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय मंच की शुरुआत की गई थी, जिसकी 5वीं बैठक शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रही है। इस मंच पर दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का स्वागत उनके भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह ने किया। दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी तो अमेरिकी रक्षा मंत्री को सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री भी गुरुवार देर रात तक भारत पहुंच रहे हैं। I guess considering the nature of our relationship and the strategic global strategic partnership, variety of issues are discussed, including topical issues, regional developments. So I wouldn't rule it out, but I certainly wouldn't be like to prejudge it. भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस साल जून और सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकातें हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में इन मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा होगी, तो पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता को लेकर भी संवाद होने की संभावना है। भारत अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता अप्रैल 2022 में हुई थी। उस समय जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनमें इंडो पैसिफिक में साझेदारी को आगे बढ़ाना, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना, पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम करना, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए प्रयास तेज करना, रक्षा एवं सुरक्षा जैसे विषयों के साथ साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति स्थिरता पर भी चर्चा हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच साल में एक बार होने वाले इस मंत्री स्तरीय डायलॉग की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। नंदिता डागर और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के प्रचार में भी तेजी आ रही है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान पर तंज कसा। वहीं भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने भोपाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक बताया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी राज्य में रैलियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा के सुसनेर में चुनावी रैली की। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के भगवान राम के 13 वर्ष वनवास वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि प्रियंका वाड्रा ने तो इतिहास भी गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 वर्ष का हुआ था। ये दोनों भाई और बहन इतने झूठे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोज झूठ बोलते हैं मध्य प्रदेश में आकर। कल तो उन्होंने इतिहास को भी गलत बता दिया। अब भगवान राम के बारे में वो जानते नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें बता दिया कि राम भगवान को 13 बरस का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 बरस का हुआ था। वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने भोपाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर विपक्ष की चुप्पी पर हैरानी जताई। शेमफुल स्टेटमेंट है, शर्मनाक विषय है कि एक सीनियर व्यक्ति जो एक स्टेट में मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए मगर बात असेंबली में कहना एकदम शर्मनाक विषय है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट और रीवा में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने रैली में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोकनगर जिले के नई सराय और जबलपुर में जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने उनको पूरी तरह से बदल दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। जाहिर है जैसे जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर देर शाम हमला हो गया। उनके साथ 5 से 7 युवकों ने धक्का मुक्की कर मारपीट की। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज डेबर और अनवर डेबर ने उनके लोगों ने उनकी हत्या करवाना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे हैं और घेराव कर दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर शाम जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका स्वागत किया। अमित शाह आज आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। और अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि उपायुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CXUM और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा संकट की स्थिति मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CXU को पंजाब और हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने और घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से देने को कहा है। और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हवा के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। मुंबई में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना मुंबई के बांद्रा में हुई है। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने घटना की जानकारी दी है। और आज धनतेरस है और इसी के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज का दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन धनवंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बार दिवाली के मौके पर लोगों से खरीदारी के समय डिजिटल भुगतान अधिक से अधिक अपनाने का आह्वान किया। पीयूष गोयल ने डिजिटल भुगतान कर लोगों को प्रोत्साहित भी किया।
प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे का असर इस बार बिहार के बाजारों में दिख रहा है। अब बाजारों में स्थानीय उत्पाद अधिक दिख रहे हैं। चाइनीज बल्बों की जगह दियों का चलन फिर से लौटने लगा है। देखिए मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह खास रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में चाइनीज बिजली के बल्ब और दूसरे सजावटी सामानों ने कुंभकारी के पारंपरिक पेशे की कमर तोड़ दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंगेर जिला मुख्यालय के दलहट्टा मोहल्ले में विगत 100 वर्षों से मिट्टी के उद्योग से जुड़े कुंभकार परिवार का हर सदस्य मिट्टी के दिए, मिट्टी के ग्लास और मिट्टी के अन्य बर्तनों के निर्माण में जुटा रहता है। महिला कुंभकार अनीता देवी कहती हैं कि प्लास्टिक के उत्पादों के कारण मिट्टी पर आधारित उद्योग अब खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सराहना करते हुए कहा कि सरकार पूंजी की व्यवस्था अगर करे तो इससे उन जैसे कारीगरों को लाभ होगा। ये योजना तो अच्छा है कि बढ़िया कि गरीब आदमी के लिए दे रहा है। अगर जो 18 महीना में चुकती कर देता है पैसा, जो गरीब के पास 1 रुपया ना, उससे पूंजी बनाएगा, बिजनेस करेगा, तो अच्छा बात है। तो हम तो कहना गए कि बहुत बढ़िया का लोन है, दे रहा है, अच्छा गरीब आदमी उठ जा, बढ़िया रोजगार है, करना चाहिए। कुंभकारों की ये भी मांग है कि विश्वकर्मा योजना में सरकार को ऋण वापसी की अवधि 24 माह कर देनी चाहिए। बिजनेस से जो पैसा निकलते हैं बहुत स्लो निकलते हैं, इसी कारण जो है ना उसको कम से कम 2 साल 24 महीना होना चाहिए, ताकि 6 महीना के बाद वो रिकवर कर सके पैसा, धीरे धीरे अपना वो पूर्ति कर देंगे, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत कम है। बाकी योजना बहुत बढ़िया है। इस उद्योग को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सरकार ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पहल तो कर दी है, लेकिन कुंभकार परिवारों को भी अब आगे आकर इस योजना का लाभ लेना होगा, ताकि इस पारंपरिक कौशल का संरक्षण हो सके और इस पेशे को लाभकारी बनाया जा सके। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा है कि इजराइल उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है, लेकिन उसने संघर्ष में कमी लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। खेल जगत से जुड़ी खबरों में वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर शानदार रहा है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी ये टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 6 अपने नाम करने में सफल रही है, जबकि 2 मैचों में इसे हार का मुंह देखना पड़ा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में 4 जीत के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। आईसीसी विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 23 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी निभाई। कॉनवे 45 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं रचिन रविंद्र ने 42 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन 14 रन बनाकर बोल्ड हो गए। चैपमैन 7 रन बनाकर रन आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने तेजी से नाबाद 17 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। इसी जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत कर दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 51 रन कुशल परेरा ने बनाए। श्रीलंका के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। अंतिम विकेट के लिए महेश थिक्क्षाना और मधुशंका के बीच 43 रन की साझेदारी हुई। श्रीलंका की पूरी टीम 46 ओवर और 4 गेंद में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, वहीं रचिन रविंद्र, सेंटनर और फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए। बात अब गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों की, जहां गुरुवार को समापन हो गया। इस खेलों का समापन समारोह में पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित ये समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। इन खेलों में देश के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन खेलों में महाराष्ट्र बाजी मारते हुए 80 पदक जीत
कर पहले स्थान पर रहा। वहीं सर्विसेज 66 पदक के साथ दूसरे और हरियाणा ने 62 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। खेलों के विभिन्न रंगों को अपने अंदर समेटे और देश में उभरते एथलीटों को अनुभवी एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देते 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन भी रंगारंग रहा। गोवा में 26 अक्टूबर को शुरू हुए इन खेलों में देश के एथलीटों ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को न सिर्फ एक पहचान दी, बल्कि इन खेलों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना के भी बेहतरीन उदाहरण देखने को मिले। इन खेलों में महाराष्ट्र ने बाजी मारी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे, जिन्होंने इन खेलों की महत्वता और खिलाड़ियों के खेल कौशल की तस्वीर को सामने रखा। I congratulate all the winners. But let me tell you, my young friends, every participant is a winner. This is mini India. Your 15 days must have been most memorable time of your life. You would have had the occasion to interact with your friends, north, south, east, west. इस बार के राष्ट्रीय खेल कई मायनों में अहम रहे। इन खेलों में खिलाड़ियों ने न केवल अपने प्रदर्शन से पुराने प्रदर्शन की तस्वीरों को बदला, बल्कि इस बार कुछ नए खेल भी सामने देखने को मिले। इस बार कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया, तो वहीं बीच हैंडबॉल को भी वापसी देखने को मिली। इसके साथ ही साथ ताइक्वांडो के खेल की भी इस संस्करण में वापसी हुई। इस बार महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला, जिसने शुरुआत से ही पदक तालिका में खुद को शीर्ष स्थान पर कायम रखा। आज मुझे बहुत अभिनंदन हो रहा है कि नेशनल गेम्स की टॉर्च जो कात्या कुएलो ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में दी थी, वही टॉर्च आज इस गोमंत भूमि से हम देवभूमि उत्तराखंड में दे रहे हैं। बड़ा आयोजन आप लोगों का हो और यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होंगे। गोवा के सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए 91 नहीं, इस बार हम 100 पार मेडल करेंगे आगे आने वाले गेम में। इन खेलों में इस बार खेल के तमाम रंग देखने को मिले। हार और जीत से ऊपर उठकर युवा जोश और अनुभव का मिश्रण भी दिखा। This year's national games have been truly exceptional in every sense. We witnessed a remarkable display of talent, dedication and passion with a record-breaking number of 43 sports. Expansion of sporting disciplines not only demonstrate the growth and diversity of sports in our nation, but also offers our athletes an even broader stage to showcase their abilities. राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण उत्तराखंड में आयोजित होगा, जहां एक बार फिर से खिलाड़ियों की नजर मेडल्स पर होगी, लेकिन साथ ही साथ कोशिश इस बात की भी होगी कि बदलते वक्त के साथ कुछ और नए खेलों को भी इसमें जोड़ा जाए। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल एक रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हो गए हैं। गोवा ने अब तक के राष्ट्रीय खेलों के सबसे बड़े संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अगले राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे और अब उत्तराखंड की बारी है कि किस तरह से वो राष्ट्रीय खेलों पर अपनी अलग छाप छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज गोवा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।